हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या करा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली जगह यानी सबसे अधिक खाली स्थान किसमें होता है? सरल घन इकाई सेल में यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, या फिर बीसीसी में यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, या फिर एफसीसी में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, या फिर इनमें से सभी। आपको राइट आंसर इसका चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल घन इकाई में यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो होता है खाली जगह यानी खाली स्थान सबसे ज्यादा होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि इसके यूनिट सेल में जो होता है यानी 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहते हैं, बाकी किसी भी जगह पर यानी क्रिस्टल के किसी भी जगह पर एक तरह से कोई भी एटम उपस्थित नहीं रहते हैं, सिर्फ 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहते हैं सरल घन इकाई यूनिट सेल में। इस तरह से पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग क्षमता जो होता है वह सबसे अधिक होता है यानी सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? एससी में, एफसीसी में, बीसीसी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर चूज करना। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एफसीसी यानी फलक केंद्रित सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है? पैकिंग क्षमता यानी सीमित पैकिंग क्षमता सबसे ज्यादा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि 8 कॉर्नर पर तो 8 एटम उपस्थित रहते ही है, इसके अलावा 6 जो फलक होते हैं, 6 जो फेस होते हैं यूनिट सेल के, 6 फेस के सेंटर पर यानी केंद्र पर एक एक करके एटम उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह से 6 फेस पर 6 एटम रहता है, उसके बाद 8 कॉर्नर पर 8 एटम रहता है, ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वाइड से होता है। पैकिंग दक्षता यानी पैकिंग एफिशिएंसी यानी पैकिंग एक तरह से किसी भी यूनिट सेल में किसी भी एक तरह से एटम को भरने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? पैकिंग दक्षता। और वाइड से क्या होता है कि एटम्स के बीच यानी एक तरह से क्रिस्टल जो भी ठोस होते हैं उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं, चाहे वो परमाणु, अणु या फिर आयन हो, जो भी हो, उसके बीच में जो खाली जगह रह जाता है उसको वाइड से कहते हैं, हिंदी में इसको रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको पैकिंग दक्षता एवं वाइड से की एक तरह से प्रतिशत पूछा जा रहा है बीसीसी में यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। आपको राइट आंसर चूज करना है 90 तथा 10% या फिर 80 तथा 20% या फिर 70 एवं 30% या फिर 68 एवं 32%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 एवं 32% यानी पैकिंग दक्षता जो है पैकिंग इफिशियंसी बीसीसी का 68% हो जाएगा, और वाइड से यानी खाली जगह कितना हो जाएगा बीसीसी में? 32%, ठीक है। अगर आप एक तरह से घटा देंगे 100% में 68% घटा देंगे, एक तरह से ये पैकिंग एफिशिएंसी है, तो टोटल कितना खाली जगह बचेगा? 32%, ठीक है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता यानी पैकिंग एफिशिएंसी तथा वाइड की प्रतिशत क्या होती है, यानी वाइड की प्रतिशत पूछा जा रहा है एफसीसी, एचसीपी या फिर सीसीपी में, ठीक है। पैकिंग दक्षता क्या होता है यानी पैकिंग जो एक तरह से करने की क्षमता होती है किसी भी यूनिट सेल में, उसको क्या कहते हैं? पैकिंग दक्षता। और वाइड जो होता है वो खाली जगह होता है। ऑप्शन आपका 74-26 या फिर 68-32 या फिर 70-30 या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर चूज करना चौथा नंबर क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74-26 यानी क्या हो जाएगा कि पैकिंग क्षमता जो हो जाएगा इसमें एफसीसी में 74% और एक तरह से वाइड से यानी खाली जगह कितना हो जाएगा? 20%, ठीक है। यहाँ आप एक तरह से ये भी ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कि 100% में अगर 100% किसी भी वाइड से यानी एफसीसी में एक तरह से 100% जगह है, ठीक है, 100% उसका एक तरह से वो जो है ऑक्युपाई किया हुआ जगह है, उसमें से 70% जो है वो क्या हुआ? पैकिंग क्षमता यानी एक तरह से भरा हुआ है। तो 74% भरा हुआ है, ठीक है। यानी 74% अगर भरा हुआ तो 100 में 74% घटा देंगे, भरा हुआ है यानी पैकिंग दक्षता वाला क्षेत्र, तो बचेगा कितना? 26%। तो 26% ये खाली जगह बच गया, इसी को क्या कहते हैं? वाइड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन ए 74-26। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल है, ठीक है। ये चैप्टर का जो सॉलिड स्टेट है ठोस अवस्था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जाते हैं। ये चैप्टर का थ्योरी में क्लियर करा चुका हूं। क्वेश्चन आपको कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन की क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। समन्वय संख्या याद कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है अगर कोई एटम एक तरह से क्रिस्टल में ठोस में जितने दूसरे एटम से, जितने अदर एटम से कनेक्टेड रहता है, जितने संख्या में अदर एटम से कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली, तो वो संख्या उस एटम का, उस अवयवी कण का क्या कहलाता है? समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये एक तरह से Cn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ अगर टेम्परेचर घटेगा तो Cn बढ़ेगा, अगर किसी भी एक तरह से क्रिस्टल में टेम्परेचर तापमान घटेगा तो Cn बढ़ेगा यानी समन्वय संख्या बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या घटेगा?
जाएगा, Cn घटेगा। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि समन्वय संख्या वृद्धि होती है, कब वृद्धि होती है भाई? दाब वृद्धि से, यानी दाब बढ़ने से क्या होती है, एक तरह से समन्वय संख्या एक तरह से क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों? कि दाब बढ़ने से जो है इसका जो है टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। दाब बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। तो टेम्परेचर अगर यहाँ घटेगा तो Cn बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप एक तरह से रिलेशन देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें से समन्वय संख्या जो अगर वृद्धि होती है वह दाब के कारण होती है, यानी दाब में वृद्धि के कारण होती है समन्वय संख्या में वृद्धि। इस तरह से पांचों क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको पूछा जा रहा है कि डायमंड यानी हीरा में पैकिंग दक्षता यानी पैकिंग इफिशियंसी एवं वाइट यानी खाली स्थान की प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। डायमंड जो होगा क्या है, हीरा एक जो है एक तरह से कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप? कार्बन का अपर रूप, यानी अलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका 34 66 70 30 या फिर 80 20 या फिर 50 50 यानी 50 50 आपको दिया जा रहा है, ठीक है। पांचों इस छठा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 34 एवं 36 64 एवं 66 34 एवं 66 यानी पैकिंग दक्षता यानी पैकिंग इफिशियंसी डायमंड का हो जाएगा 34% और खाली जगह कितना हो जाएगा 66%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर डायमंड में 100% एक तरह से जगह है, वहां 34% कितना है पैकिंग दक्षता यानी भरा हुआ है, तो आपको खाली जगह निकालना है। तो आप ऐसे घटा देंगे, कितना जगह भरा हुआ है 34% जो जगह है वह दक्षता यानी पैकिंग दक्षता में भरा हुआ है, तो कितना बचेगा 66% बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी खाली जगह वाइट से हो गया 34 और 66 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा आपस में। इस तरह से छठा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एफसीसी संरचना में यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, ठीक है, आद्य एकक कोष्टिका यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को कहता है, ठीक है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में यानी एफसीसी यूनिट सेल में जो होता है संरचना में प्रति परमाणु या आयन यानी स्फीयर जिसको कहते हैं, आयन यानी गोला या परमाणु को आयन भी कह सकते हैं। आयन या फिर परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से गोल होते हैं, तो यहाँ एक तरह से स्फीयर भी मान सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड की संख्या कितनी होती है, ठीक है, यानी ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्तियां ऑक्टाहेड्रल इसको हिंदी में कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है वह किसी भी एक तरह से पैकिंग इफिशियंसी में यानी किसी भी संरचना में किसी भी यूनिट सेल में जितना एटम उपस्थित रहता है उस एटम के बराबर होता है, ठीक है। जितना एटम का कंट्रीब्यूशन रहता है, योगदान रहता है, तो उस एटम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग एक तरह से ड्राइव करेंगे, अगर ड्राइव करते देखिए किसी भी क्वेश्चन को हम लोग एक तरह से ड्राइव करके पढ़ते हैं ना तो हम लोग को एक तरह से रिवीजन हो जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा सातवां नंबर क्वेश्चन का, हम लोग ड्राइव करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एफसीसी यूनिट सेल में जो होता है 8 एटम 8 कॉर्नर पर तो उपस्थित रहता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है कि 6 जो फलक है यानी 6 जो फेस हैं, तो 6 फेस के सेंटर पर यानी केंद्र पर एक एक करके एटम उपस्थित रहता है, ठीक है। तो एफसीसी में जो योगदान होता है कॉर्नर एटम का 8 इंटू 1/8 तो कितना 1 हो जाएगा, यानी कोना वाला जो एटम होगा आठों कोना का योगदान कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद जो एक तरह से फलक पर यानी एक तरह से फेस पर जो एटम रहता है उसका टोटल 6 फेस है, तो 6 से गुना कर देंगे और एक एटम का फेस वाले एटम का यानी जो एक तरह से फलक पर केंद्र पर उपस्थित रहता है उसका योगदान होता है 1/2 यानी अपना का 1/2 एक तरह से योगदान देगा, ठीक है। तो टोटल कट के कितना हो जाएगा 3 और यहां क्या देंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक ना, ठीक है, कितना हो गया 4। इस तरह से कह सकते हैं कि एफसीसी में जो कंट्रीब्यूशन हुआ यानी एटम से कि जो एक तरह से योगदान वाला जो एटम से हुआ वो उसकी संख्या कितना हो गया 4 हो गया। और हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या जो होती है किसी भी संरचना में चाहे वह एफसीसी बीसीसी या फिर एससी हो तो उसमें एटम ऑफ नंबर के बराबर होती है। तो एटम ऑफ नंबर से हम लोग कितना निकाले कंट्रीब्यूशन करके यानी योगदान करके 4 निकाले, तो ऑप्शन 4 यहाँ राइट होगा। यानी एक तरह से इसमें जो होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या होगी कितनी होगी एफसीसी में 4 होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपको, 8वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट से जो होता है सोडियम क्लोराइड में यानी NaCl में या फिर ग्रेफाइट में या फिर डायमंड में या फिर सिल्वर ब्रोमाइड में, आपका 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड जिसको AgBr यानी इसका सूत्र क्या होता है AgBr, ठीक है। ये जो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट को भी शो करता है और एक तरह से शॉर्ट की डिफेक्ट यानी स्कॉट की डिफेक्ट को भी शो करता है। आपको याद रखना है सिर्फ जो AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड ये तीनों के तीनों जो है फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो AgBr भी एक तरह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है, लेकिन ये इसका और एक खासियत है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का, ये इसको शो करने के साथ साथ फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करने के साथ साथ जो होता है स्कॉट की डिफेक्ट उसको भी शो करता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग को याद रखना है। 8वां
क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्रिस्टल में स्कोटकी डिफेक्ट पाया जाता है जब समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब होता है और समान संख्या में धनायन तथा अनायन गायब हो जाता है। एन आयन क्या कहता है इंटरस्टिशियल साइड से फंसता है या फिर क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को बताया था कि स्कोटकी जो डिफेक्ट होता है वो समान संख्या में, कितने संख्या में, समान संख्या में धनायन और ऋणायन के गायब होने से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी ठोस है, तो उसमें जो एक तरह से प्लस और माइनस, प्लस माइनस एक तरह से उसमें आयन है। ठीक है, प्लस को क्या कहेंगे, धनायन कहेंगे, उसके बाद ऋणायन जो होता है ये निगेटिव वाला। ठीक है, तो एक तरह से अगर दो माइनस अगर गायब होगा इसमें से, तो दो एक तरह से दो अगर प्लस गायब होगा तो दो इसमें माइनस भी गायब होगा। ठीक है, यानी एक प्लस वाला धनायन वाला आयन में अगर गायब होगा यहाँ से, तो एक तरह से माइनस वाला भी, जितना धनायन गायब होगा उतना ऋणायन गायब होगा। यानी समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन के गायब हो जाने के कारण कौन सा डिफेक्ट आता है सॉलिड में, क्रिस्टल में, स्कोटकी डिफेक्ट। उसको क्या कहते हैं, स्कोटकी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग का थ्योरी कंप्लीट है तो प्लीज आप लोग को कोई भी आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपके यहाँ क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन की क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, स्थान जालक क्रिस्टल में जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20, 14 या फिर 230 या फिर 13। ठीक है, इसका राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 यानी 14। कितना होती है, स्थान जालक की संख्या कितना होती है, 14 यानी 14 होती है। ये बेसिक होता है, ये बेसिक में एक तरह से बता दिया हूं कि स्थान जालक की संख्या जो होती है क्रिस्टल में कितना होती है, 14 होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है, FCC, BCC, HCC या फिर ट्राइक्लिनिक। सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है किसमें, किसके अंतर्गत वो आते हैं, वही आपको पूछा जा रहा है। ये जो आते हैं बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल में, किसमें, BCC में आते हैं। यानी पोटेशियम तथा जो सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना BCC में आते हैं, यानी बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेड जिरकोनेट यानी PbZrO3 जो है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है या फिर फेरो इलेक्ट्रिक या फिर डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये जो होता है ये एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, ये क्या है, यानी लेड जिरकोनेट जो है वो क्या है, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है। 12वां नंबर क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि घनीय संरचना में परमाणु ए कॉर्नर पर उपस्थित है तथा परमाणु बी फलक पर उपस्थित है, केंद्र पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है इस तरह से आप ए एटम पर जो एटम है, यानी सॉरी क्या कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम अगर कॉर्नर पर उपस्थित रहेगा, 8 कॉर्नर पर एटम अगर उपस्थित रहेगा तो उसका जो योगदान होता है 1/8 होता है। तो 8 ए वाला एटम का संख्या कितना हो जाएगा कि कॉर्नर पर ए वाला परमाणु है। ठीक है, तो 8 एटम हो जाएगा, 8 ए की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो योगदान कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 1/8 तो बराबर कितना हो जाएगा 1। नहीं तो एक इस तरह से ए वाला एटम की संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी ए वाला एटम की संख्या 1 ही होगा। उसके बाद जो फलक पर है यानी एक तरह से फेस पर 6 एटम बैठा हुआ है, 6 उसके केंद्र पर 6 एटम फिट है। ठीक है, तो एक एटम का योगदान कितना होता है, हम बी का संख्या निकालेंगे। अब बी का संख्या कितना निकला, 1 निकला, सॉरी ए का संख्या, ए एटम की संख्या कंट्रीब्यूशन करके उसका कैलकुलेशन करके 1 निकला, क्योंकि 8 गुना 1/8 के 1 निकला। उसके बाद बी वाला एटम का संख्या निकालेंगे, तो बी वाला एटम जो है वो फेस पर यानी फलक पर केंद्रित है, यानी केंद्र के फेस पर फेस के सेंटर पर एक तरह से बैठा हुआ। ठीक है, तो इसका जो योगदान होगा 6 एटम है, 6 फेस होता है तो 6 एटम बैठा हुआ है, तो इसका जो योगदान होता है हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो होगा, बी एटम की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी एटम की संख्या कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ए की संख्या है, ए वाला एटम जो है 1 है और बी वाला एटम 3 है। तो अब हम यह खोजेंगे कि B3 AB3 यानी ए वाला एटम जो होता है उसकी एक परमाणु होगा, आगे वाला अणु होता है। ठीक है, किसी भी जो होता है अगर ए बी है तो इसके आगे जो रहेगा वो अणु होगा और ए के बाद जो रहेगा वो परमाणु होगा। ठीक है, तो ए वाला परमाणु की संख्या 1 है और बी वाला परमाणु की संख्या 3 है, तो बी वाला परमाणु की संख्या 3 किसमें, इसमें है, और ए वाला परमाणु की संख्या इसमें। एक तरह से एक परमाणु ए का है और बी 3 परमाणु बी का है। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं, यानी सॉरी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AB3, यानी क्या हो जाएगा AB3, क्योंकि एक परमाणु ए का है और 3 परमाणु बी का है। और हम लोग यहाँ एक तरह से कैलकुलेशन करके निकाले बी का 3 परमाणु
परमाणु और एक का एक परमाणु, बी का 3 परमाणु, एक का एक परमाणु, यहाँ मेल खा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है। एलिमेंट सिमेट्री की घनीय क्रिस्टल में जो संख्या होती है वो कितना होती है, 24, 14, 23 या फिर 50। आपको राइट आंसर चूज करना। 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक तरह से संख्या जो होती है एलिमेंट जो सिमेट्री की जो संख्या होती है वो 23 होती है। कितना होती है भाई, 23। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सेंटर, टेट्राहेड्रल होल या फिर ऑक्टाहेड्रल होल या फिर उपयुक्त सभी। एब्सेंटर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर उपयुक्त सभी। एनायन वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं उसको एक तरह से नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया, 15 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा, उसको कहते हैं एब्सेंटर। क्या कहते हैं भाई, एब्सेंटर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। कह रहा है कि एब्सेंटेड युक्त क्रिस्टल होते हैं कलर्ड बटेड पैरामैग्नेटिक एन टाइप अर्धचालक या फिर निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त या फिर इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी एब्सेंटेड अगर जिस क्रिस्टल में रहेगा, यानी एब्सेंटेड युक्त क्रिस्टल यानी ठोस जो होते हैं वो तीनों गुण पाए जाते हैं उसमें। एक तरह से निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त होते हैं और एन टाइप अर्धचालक होते हैं, कलर विडी जो होता है पैरामैग्नेटिक भी होता है। ठीक है, इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। ठीक है, ताप अगर एक तरह से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, विद्युत चालकता में एक तरह से किसमें कमी आएगी, सुचालक यानी धातु में, अर्धचालक में, कुचालक में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सुचालक यानी धातु। धातु का अगर एक तरह से ताप अगर बढ़ाएंगे, एक जो भी मेटल है अगर उसका हीट अगर कर देंगे, उसको एक तरह से ताप बढ़ाएंगे, जो उसका कंडक्टिविटी जो होगी, सुचालकता यानी एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को वहन करने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि वह ठोस जिसमें स्कोटकी एवं फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैं क्लियर करा चुका हूं थ्योरी वाला वीडियो में। ठीक है, स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों उसमें पाए जाते हैं। ये अभी जस्ट मैं एक तरह से जो आगे वाला ऑब्जेक्टिव है एक क्वेश्चन कवर किया, उसमें जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि एजीबीआर जो होता है, एजीबीआर में स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, यानी सिल्वर ब्रोमाइड में स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जेडनो को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है तो बढ़ता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित यानी एक तरह से उसमें चेंज नहीं रहता है। ठीक है, जेडनो को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, 19वां नंबर क्वेश्चन आपको यही करा। ठीक है, इसमें ये जो होता है विद्युत चालकता अगर एक तरह से बढ़ेगा, क्या हो जाता है, बढ़ेगा, यानी जेडनो को अगर हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा तो विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या होगा कि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से 19वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है कि क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय संख्या की अनुपात कितना होती है, 3:3:5, 10:5:9 या फिर 9:13:1 या फिर 1:13:1। ठीक है, इसका राइट आंसर चूज करना। 20वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9:13:1, यानी क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय और केंद्र सममितीय का जो रेशियो हो जाएगा 9:13:1 हो जाएगा। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन सी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, यानी डायपोल मोमेंट जो एक तरह से निकालते हैं, डायपोल मोमेंट क्या होता है, यानी एक तरह से प्लस वाला, एक तरह से प्लस और माइनस के बीच एक तरह से अट्रैक्शन होता है, यानी Na प्लस उसके बाद Cl माइनस, इसमें एक तरह से डायपोल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी प्लस दो एक तरह से दो एंटी साइन वाला जो एक तरह से चार्ज होता है, ये दोनों के बीच क्या होता है, डायपोल बनता है, द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा किसमें होता है, वही आपको पूछा जा रहा है, CH3Cl में या फिर CH2Cl2 में या फिर CH3Cl3 में या फिर CHCl4 में। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CHCl3 में। किसमें, CHCl3 में जो होगा द्विध्रुव आघूर्ण, यानी तरह से डायपोल मोमेंट किसमें ज्यादा होगा, CHCl3 में होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लास यानी शीशा है, क्या है, माइक्रो क्रिस्टलीय ठोस है या फिर अतिशीतलित द्रव्य है या फिर जेल है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला एक तरह से आपको याद होना चाहिए, यानी ग्लास जो है वो क्या है। ठीक है, इसको कहते हैं अतिशीतलित द्रव्य। ये जो होता है ग्लास जो है वो क्या है, अतिशीतलित, यानी अक्रिस्टलीय ठोस जो का एक दूसरा नाम होता है अतिशीतलित द्रव्य, यानी एक तरह से जो होता है ग्लास, अगर खिड़की सब जो होता है, खिड़की में क्या होते हैं, बड़ा सब खिड़की
में अगर ग्लास लगा दिया जाए तो वो गर्मी के दिनों में पिघल करके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और नीचे वाला जो परत होता है वो एक तरह से मोटा हो जाता है और वो खिड़की को खोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। इस तरह से क्यों? क्योंकि वो अति शीतलित होता है, क्योंकि वो जो एक तरह से द्रव्य के जैसा होता है, ग्लास जो शीशा जो होता है वो द्रव्य के जैसा होता है। एक तरह से वो ना टाइम पर रहने पर वो एक तरह से ऊपर से पतला होते हुए नीचे की ओर गिरता है और वो लेयर जो होता है नीचे वाला लेयर वो मोटा हो जाता है और उसको खिड़की को खोलने में एक तरह से दिक्कत आती है। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कह रहा है कि आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? बर्फ, NaCl, धातु एवं मिश्र धातु या फिर उपयुक्त सभी आयनिक ठोस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आयनिक ठोस क्या हो जाएगा? NaCl, क्योंकि दो आयन पाए जाते हैं Na+ में, Na+ और Cl- यानी धनायन और ऋणायन जिसमें पाए जाते हैं, ये क्या हो जाएगा? आयनिक ठोस आ जाएगा, यानी कोवैलेंट एक तरह से सॉलिड हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा यानी डायमंड है नेटवर्क सॉलिड या फिर आयनिक सॉलिड या फिर आणविक या फिर इनमें से कोई नहीं। हीरा यानी डायमंड के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो है ये नेटवर्क सॉलिड है। क्या है? हीरा नेटवर्क सॉलिड कहते हैं इसको, एक तरह से डायमंड को नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। 24वां नंबर भी क्वेश्चन कवर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि NaCl यानी आयनिक ठोस जो है, NaCl में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या कितना होता है? ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है NaCl में जो धनायन और ऋणायन की जो एक तरह से समन्वय संख्या होती है वो कितना होती है, वही आपको बताना है। समन्वय संख्या तो हम लोग जानते हैं नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो एटम जितने एटम अदर एटम से कनेक्टेड रहते हैं, जितनी संख्या में अदर एटम से कनेक्टेड रहते हैं, वह संख्या उस एटम का क्या कहलाता है? समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, यानी NaCl आयनिक ठोस जो धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6, और धनायन की संख्या कितना हो जाएगी? 6, और ऋणायन की भी संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? ग्रेफाइट एवं डायमंड, धातु एवं मिश्र धातु, बर्फ और NaCl या फिर सिलिका और क्वार्टज। ठीक है, क्वार्टज का सूत्र होता है SiO2। ठीक है, क्वार्टज का सूत्र क्या होता है? SiO2। पूछा जा रहा है कि धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? धात्विक ठोस कौन है? देखिए, धात्विक ठोस जो है धातु एवं मिश्र धातु, क्या धात्विक ठोस है? यानी एक तरह से मेटेलिक सॉलिड है। धात्विक ठोस यानी कौन हो गया? मेटल होगा और मेटलॉइड से होगा। इस तरह से 26वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंयोजी ठोस है। क्या है? NaCl और KNO3 या फिर हीरा और ग्रेफाइट, धातु और मिश्र धातु या फिर उपयुक्त सभी। सहसंयोजी ठोस के बारे में पूछा जा रहा है 27वां नंबर क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट जो वो क्या है? सहसंयोजी ठोस है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। जितना कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? Cu+2, Cu+, NH2+, या फिर उपयुक्त सभी। बात ये पूछा जा रहा है एक तरह से जो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं यानी अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ कौन है वही आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है। 28वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Cu+2 यानी Cu2+ जो है इसमें एक तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है उसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है? 0.68, 0.74 या फिर 0.50 या फिर 0.54। 29वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। ये जो राइट आंसर हो जाएगा 0.74 यानी HCP संरचना का जो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, पैकिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 0.74 होगा। इस तरह से 29वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते 30वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। विषम संख्या है एक पेयर वाला नहीं। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? यानी अनपेयर। सम संख्या 2 क्या है? सम संख्या 3 क्या है? विषम संख्या। यानी बेजोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो परमाणु बेजोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु होते हैं वो किस में होते हैं? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। 30वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर चूज करना है। सिंपल सी बात है, पैरामैग्नेटिक जो है एक तरह से इसमें जो होते हैं परमाणु होते हैं, ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि अनपेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनपेयर्ड होते हैं। विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु किसमें होते हैं? पैरामैग्नेटिक में। अब हम आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि BCC यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी होती है? ठीक है, हम लोग काफी जानते हैं। इस सिंपल से हम लोग जानते हैं कि BCC यूनिट सेल में जो होता है 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है। ठीक है, 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है और एक तरह से एक वाला एटम जो होता है बीच में बीच सेंटर पर उपस्थित रहता है। और 8 एटम को जो 8 एटम जो 8 कॉर्नर पर उपस्थित रहता है उसका योगदान हो जाता है 8 × 1/8 बराबर 1। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो केंद्र पर यानी यूनिट सेल के जो केंद्र पर यानी सेंटर पर जो भी एटम उपस्थित
उपस्थित रहता है उसका पूरा योगदान होता है उसको यानी एक विशिष्ट एकक कोष्टिका बनाने में, ठीक है, यानी एक विशेष यानी एक तरह से प्रॉपर्टी खास यूनिट सेल बनाने में। तो इस तरह से इसका पूरा योगदान होगा और एक तरह से इधर 1 निकला तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 किसमें है? ऑप्शन बी। यानी इस तरह से 31वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड कौन है? MnO2, TiO2, VO2 या फिर CrO2, ठीक है। 32वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा CrO2। CrO2 क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। एंटी फेरोमैग्नेटिक CrO2 एक तरह से CrO2 एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl में क्लोरीन यानी NaCl में क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कितनी होती है? 8, 6, 4 या फिर 3, ठीक है। आपको राइट आंसर चूज करना है। इसमें जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर Cl का यानी NaCl में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का? 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। कितना? यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Na+ का जो संख्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किसमें? NaCl में। अब हम आगे बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि P टाइप तथा N टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति होती है ऋणात्मक या धनात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक या उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होती है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल यानी उदासीन होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? सुचालक, धात्विक या फिर अर्धचालक, अचालक या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको राइट आंसर चूज करना 35वां नंबर क्वेश्चन का। राइट आंसर हो जाएगा सुचालक यानी धात्विक में। ताप वृद्धि के साथ क्या होता है कि ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी आती है? तो सुचालक यानी धात्विक जो होता है, जो भी मेटल होते हैं उस तरह से उसमें अगर हीट दिया जाए, ताप दिया जाए तो उसका जो कंडक्टिविटी होता है यानी चालकता जो होता है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक तरह से इसका जो रिलेशन होता है, जो टेम्परेचर होता है, कंडक्टिविटी जो होता है वो एक तरह से एक टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होती है? घटने लगती है। 35वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 35 क्वेश्चन कवर किए। 1 से लेकर स्टार्ट किए, टोटल 35 क्वेश्चन कवर किए। सारे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं एक तरह से मिस्टेक हुआ, अगर आप लोग को शक लग रहा हो कि ये क्वेश्चन से गलत है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वहां फिर आप लोग का एक तरह से जो कंफ्यूजन है वो एक तरह से दूर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो एक तरह से मैं एक तरह से आप लोग का कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकल डिफेक्टिव के बारे में, स्कॉटकी डिफेक्टिव के बारे में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, वॉइड क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग को एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछा गया, ठीक है। प्रतिशत यानी पैकिंग दक्षता और खाली यानी प्रतिशत यानी वॉइड का प्रतिशत कितना होता है, समन्वय संख्या क्या होता है, ये सब सारे चीज ऑब्जेक्टिव के रूप में एक तरह से थ्योरी में क्लियर करा दिया गया, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर किए 1 से लेकर 35 तक, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग, मैं चाहूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको इसी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।